So hello everyone, welcome back to Decode Equity. So today we are going to cover the unit 4 of renewable energy resources का वन शॉट। इसमें मेनली हम लोग को थर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ना है, कैसे थर्मल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है एंड कैसे हम लोग उसका यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल हमारी थर्मल एनर्जी पे बेस्ड है। जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी वो हमारी इंट्रोडक्शन पे बेस्ड थी, सेकंड सोलर सिस्टम पे एंड देन थर्ड हमारी जियो थर्मल पे, और अब हमारी थर्मल एनर्जी पे बेस्ड है। तो और जो पांचवी यूनिट है वो बायोमास पे बेस्ड है। तो हम लोग एक एक करके ये दोनों यूनिट जो बची है उन्हें भी कवर कर लेंगे। सो हमारा पहला टॉपिक है थर्मो इलेक्ट्रिकल कन्वर्सन। मीन्स हम लोग कैसे थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। थर्मो इलेक्ट्रिकल कन्वर्सन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन हमारा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग थर्मल एनर्जी जो होती है उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मींस हीट को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग थर्मो इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। मींस इसमें हम लोग थर्मो इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स का यूज करते हैं जिसे हम लोग हीट अप करके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं। दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। ये हमारे कुछ इफेक्ट्स पे बेस्ड होता है जिसे हम लोग थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स बोलते हैं। मेनली इसमें हम लोग दो टाइप के थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसपे मेनली हमारा जो भी डिवाइसेस हैं वो हमारी वर्क करेंगी, जिससे हम लोग थर्मल एनर्जी को मीन हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। पर्टिकुलरली दी सीड इफेक्ट, इसमें मेनली हमारे दो होते हैं, सीड इफेक्ट एंड पेल्टियर इफेक्ट। पेल्टियर इफेक्ट हमारा कूलिंग और हीटिंग के लिए यूज होता है और सीड बैक इफेक्ट हमारा पावर जनरेशन के लिए यूज होता है। तो हम लोग एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये हमारे 2 नंबर में भी आ जाते हैं कभी कभी इसकी डेफिनेशन और ये दोनों इफेक्ट और वर्किंग के बारे में पूछ लेते हैं 7 मार्क्स में। सो इसे पढ़ लीजिए। सो सीड इफेक्ट हमारा क्या होता है? सीड इफेक्ट हमारा होता है पावर जनरेशन के लिए हमें यूज किया जाता है। ये मेनली टेम्परेचर डिफरेंस पे हमारा वर्क करता है। मीन्स इसमें हमारी 2 प्लेट्स होती हैं। लाइक आपने सेमी कंडक्टर पढ़ा होगा जंक्शन बनाने के लिए, डायोड पी टाइप एंड एन टाइप। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग एक साइड को कूलिंग देते हैं, मतलब हीट अप करते हैं, और दूसरी साइड को कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं। तो जिस उसके कारण हमारा टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है। तो उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो भी हमारा करंट फ्लो होता है उसे हम लोग बोलते हैं। तो इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं सी बैक इफेक्ट। सी बैक इफेक्ट when one side of thermoelectric material is heated and other is kept cool, charge उसमें आ जाएंगे, move from the hot side to the cold, creating an electrical potential। अब देखिए इसमें हमारा क्या होता है, ये एन टाइप हमारी हो गई, ये पी टाइप हो गई। इसमें एन टाइप में हमारे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, पी टाइप से हमारे होल्स होंगे। तो ये जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, जब हम लोग एन टाइप को हीट अप करते हैं और पी टाइप को ऐसे कूल करते हैं तो उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से चार्ज हमारे फ्लो करने लगते हैं। और आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। मीन्स जहाँ पे भी हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है या होल्स इलेक्ट्रॉन्स होता है तो हमारा करंट वहाँ पे होता है। जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं वो हॉट साइड से कूल साइड की ओर मूव करते हैं। लाइक एन टाइप को अगर हमने हीट अप किया है तो वो एन से पी टाइप की ओर मूव ऑन करेंगे। एग्जाम्पल हमारा क्या है, थर्मल इलेक्ट्रिकल जनरेशन का इन व्हीकल्स कन्वर्ट एग्जॉस्ट हीट इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। जो हमारी व्हीकल्स होती हैं, गाड़ियां होती हैं, उसमें जो हमारी हीट होती है, एग्जॉस्ट हीट होती है, वो इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट होती है। तभी हम लोग उसमें फ्यूल डालते हैं, फ्यूल एग्जॉस्ट होता है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जिसकी वजह से हमारी व्हीकल मूव ऑन करती है। इसका यूज क्या है? दिस इफेक्ट इज यूज्ड इन थर्मो इलेक्ट्रिकल जनरेशन टू कन्वर्ट वेस्ट हीट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो हमारा इफेक्ट थर्मो इलेक्ट्रिकल जनरेटर में इसका यूज किया जाता है टू कन्वर्ट वेस्ट हीट, जो हमारी वेस्ट हीट होती है उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। अब पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है? पेल्टियर इफेक्ट हमारा कूलिंग और हीटिंग के लिए यूज किया जाता है। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमारा जो भी, ये हम लोग ने जो जंक्शन बनाया था, या फिर आप इसमें देख लीजिए, ये जो जंक्शन हमने बना रखा है, ये एन टाइप और ये पी टाइप। तो इसमें हम लोग अगर इलेक्ट्रिक करंट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा दें
तो हीट एब्जॉर्प्शन होने लगेगा, एक साइड हीट एब्जॉर्प्शन होगा और एक साइड हीट रिलीज होगी। सपोज दैट हमने यहाँ से करंट फ्लो कराया, बल्ब लगा दिया, तो उससे जो भी हीट हमारी एन टाइप पे अब्जॉर्ब होगी और पी टाइप से रिलीज होगी। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर डिफरेंस बन रहा है, जिसकी वजह से हम लोग हीटिंग और कूलिंग में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा किससे यूज होता है? पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। जो हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिज होते हैं, उसमें कूलिंग और हीटिंग के लिए ये इफेक्ट यूज किया जाता है। और कूलिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक सीपीयू, जो हमारे कंप्यूटर के सीपीयू होते हैं, वो एक टाइम के बाद हीट अप कर जाते हैं, तो उसके अंदर भी यही इफेक्ट यूज किया जाता है उसे वापस कूल करने के लिए, ताकि वो डैमेज ना हो जाए। इसका यूज क्या है? दिस इफेक्ट इज यूज्ड इन थर्मो इलेक्ट्रिकल कूलर्स, मतलब ये कहाँ पे हमारे यूज होते हैं? थर्मो इलेक्ट्रिक कूलर्स में यूज होते हैं, जहाँ पे हमें कूलिंग और हीटिंग की जरूरत पड़ती है। और ये हमारे कहाँ यूज होता था? सीबैक इफेक्ट, दिस इफेक्ट इज यूज्ड इन थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये हमारे जनरेटर में यूज होते हैं, ये हमारे कूलर्स में यूज होते हैं। जनरेटर मीन्स जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब मेनली इसके हमारे एडवांटेज क्या है, क्यों हम लोग इसे यूज करते हैं इन इफेक्ट्स को? एफिशिएंट वेस्ट हीट रिकवरी, मतलब जो भी हमारी वेस्ट हीट है उसको यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी में। कॉम्पैक्ट एंड सॉलिड स्टेट, ये हमारा जो नो मूविंग पार्ट्स, इसमें कोई भी हमारा जनरेटर नहीं होता, कोई टरबाइन नहीं होता, तो ये हमारा बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, सॉलिड स्टेट होता है। वर्सटाइल टेम्परेचर रेंज कैन बी यूज फॉर, मतलब इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो वेरी करता है। मीन्स कोई भी फिक्स टेम्परेचर नहीं है कि हाँ कि ज़्यादा ही टेम्परेचर ये प्रोड्यूस करेगा। जितनी ज़्यादा हमारी वेस्ट हीट होगी उतनी ज़्यादा हमारा टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो ये हम लोग लो, जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, लाइक डिवाइसेस हैं जो लो टेम्परेचर पे वर्क करती हैं, तो उसमें भी यूज़ हो सकता है, और जो हाई टेम्परेचर पे वर्क करती हैं उसमें भी यूज़ हो सकता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका? लो एफिशिएंसी, ऑफकोर्स ये बात है, जब हम लोग वेस्ट हीट को हम लोग यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए और कूलिंग और हीटिंग के लिए, तो इसकी एफिशिएंसी कम होगी। मटेरियल लिमिटेशंस, इसमें जो हमारी रिक्वायर्ड मटेरियल विद द हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब हमें इसमें मेनली वैसे मटेरियल चाहिए होंगे जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा हो, मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। कॉस्ट, इसकी कॉस्ट हमारी हाई होती है, क्योंकि हमें पता है कि डायोड हमारे कॉस्टली मिलते हैं। सो जो भी हमारे सेमी कंडक्टर मटेरियल होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। नाउ एप्लीकेशन हमारी कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होते हैं, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं दोनों के एप्लीकेशन। तो वेस्ट हीट रिकवरी में यूज़ किए जाते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कूलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, पोर्टेबल पावर में यूज़ किए जाते हैं। पोर्टेबल मतलब जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाए जा सकें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इम्पॉर्टेंट, थर्म आयोनिक कन्वर्जन। थर्म आयोनिक कन्वर्जन क्या होता है? थर्म आयोनिक कन्वर्जन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग थर्म आयोनिक एमिशंस। ये भी हमारा वही होता है, हम लोग इसमें थर्मल, ये हमारी एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इसमें थर्म आयोनिक एमिशन का यूज होता है। अब थर्म आयोनिक एमिशन क्या होते हैं अभी हम पढ़ते हैं। जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थर्म आयोनिक एमिशन ये होते हैं, मीन्स हमारे जो हीट अप करने की वजह से जो आयंस रिलीज होते हैं उसकी मदद से जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस होती है उसे हम लोग बोलते हैं थर्म आयोनिक एमिशन और थर्म आयोनिक कन्वर्जन। तो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम अ मटेरियल ड्यू टू हीट। जब भी हम लोग किसी भी मटेरियल को हीट अप करें, लाइक हम लोग ने किसी मेटल को हीट कर लिया, तो उससे जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, एमिट होंगे, उससे जो हमारी हीट प्रोड्यूस होगी और देन हम लोग उसे कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो हमारा होता है थर्म आयोनिक कन्वर्सन। दिस फिनोमिना अकर्स व्हेन अ मटेरियल इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर। ये हमारा फिनोमिना तभी होता है जब हम लोग किसी मटेरियल को हाई टेम्परेचर पे हीट करें। ऑफ कोर्स ये बात है, हम लोग अगर किसी चीज़ को ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो ही वो रिएक्ट करेंगे, कॉजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू गेन इनफ एनर्जी टू एस्केप। मतलब इतने हाई टेम्परेचर पे मटेरियल को हीट अप करना है ताकि उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं
स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतनी एनर्जी उन्हें मिल जाए ताकि वो एस्केप कर जाए सरफेस से, मीन्स अपने स्टेबल उससे अनस्टेबल स्टेज में आ जाए। तो हमारा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ जिस पे ये वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ थर्म आयोनिक एमिशन। थर्म आयोनिक एमिशन अकर्स व्हेन अ मटेरियल इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर, ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। मेटल भी होता है, सेमीकंडक्टर भी होता है। तो थर्म आयोनिक एमिशन हमारा तभी होता है जब हम लोग किसी मेटल को या किसी मटेरियल को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे। एट हाई टेम्परेचर द थर्मल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, जो भी हमारे मेटल के अंदर, मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं स्टेबल फॉर्म में, वो उन्हें एनर्जी मिल जाती है और वो एक्साइटेड हो जाते हैं। एंड सम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द वर्क फंक्शन। और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो कि उन्हें इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो अपना बॉन्ड तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। इन्हें हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कलेक्टेड एंड यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकल करंट। तो जो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम लोग कलेक्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट कर सकते हैं। ये डायग्राम आप देख लीजिए, ये हमारी एक प्लेट हो गई, ये हमारी दूसरी प्लेट हो गई, सेमीकंडक्टर समझ लीजिए। इसमें हम लोग ने ये जो एन टाइप है उसे हीटअप करा एंड देन हीटअप करने के बाद इस प्लेट पर जो भी हमारे स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स थे, ये जो रेड वाली प्लेट आपको दिख रही है, इससे हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके एस्केप कर गए, जो कि हमारे कोल्ड कलेक्टर के थ्रू आए और उससे हीट रिमूव कर दी। मीन्स हीट का एब्जॉर्प्शन और हीट का रिलीजन हमारा इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। सो इसमें हीटिंग हो रही है हमारी एंड देन एमिशन हो रहा है एंड देन कलेक्शन। ये हमारे तीन प्रोसेस होते हैं मेनली थर्म आयोनिक कन्वर्जन में, हीटिंग, एमिशन, कलेक्शन। हम लोग पहले मटेरियल को हीट करते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और उन्हीं इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करके इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किया जाता है। अब हमें इस प्रोसेस में हमारा कितना करंट हमें मिल रहा है वो हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला ऑफ करंट। The therm ionic emission current can be described by रिचार्ड्स ड्यूशमन। मतलब हमारे एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, इसके थ्रू हम लोग करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितना करंट हमारा इससे मिल रहा है। तो ये मेनली नहीं आता है ज़्यादातर इसका, हाँ 2 नंबर में ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो आप इसे 1-2 बार राइट कर लीजिए इस फॉर्मूले को, तो क्योंकि लास्ट मोमेंट पर तो यही हो सकता है। बाकी इसमें हमारा जो आई वेरिएबल है वो हमारा डिनोट कर रहा है एमिशन करंट को, मतलब कितना हमारा करंट निकल रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे एस्केप होना है जिसकी वजह से हमें करंट मिल रहा है। ए हमारा होता है रिचार्ड्स कांस्टेंट, मतलब जो हमारे साइंटिस्ट ने ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कराया है वो उनका एक कांस्टेंट है, तो वो ए वैल्यू उनकी है। तो टी क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ एमीटर। एमीटर में क्या टेम्परेचर, मतलब कितना टेम्परेचर हम लोग ने इसे दिया जिसके थ्रू हमारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लगे। फाई क्या होता है, फाई हमारा एक वर्क फंक्शन होता है मटेरियल का, मतलब मटेरियल हमारा कैसा है, किस टाइप का है, क्या प्रॉपर्टी उसकी, तो वो उस पर डिपेंड करता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट होता है के, ये जो यहाँ पे। सो ये फॉर्मूला आप 1-2 बार राइट करके देख लीजिएगा, बाकी इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बाकी ये थ्योरी सब्जेक्ट है तो आपको भी पता है। सो एडवांटेज हमारा क्या रहता है, एडवांटेज होता है हाई पावर डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी होती है वो हमारी ज़्यादा होती है। कैन जनरेट सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम हीट स्पेशली एट हाई टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर में हम ज़्यादा पावर ले सकते हैं, तो इसलिए हमें हाई पावर मिलती है। डायरेक्ट हीट टू इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम लोग डायरेक्ट जो भी हीट है उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हम लोग डायरेक्ट हीट देते हैं किसी मटेरियल को, उससे मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, तो हमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सुटेबल फॉर एक्सट्रीम कंडीशंस, जो भी हमारी एक्सट्रीम कंडीशन होती है उसके लिए सूटेबल होता है। वर्क वेल इन हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट, मतलब जो भी हमारे जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है उसके लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। जहाँ पे सपोज दैट 1000 सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर हो तो वहाँ पे ये डिवाइस बहुत अच्छे से काम करेगी। नाउ
डिसएडवांटेज क्या है? मटेरियल लिमिटेशन। ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ पे जो भी हम लोग मटेरियल यूज कर रहे हैं वो स्पेशल मटेरियल ही होगा जिसके थ्रू हमें ज़्यादा वो मिल रही है। अगर सपोज दैट हम लोग ने ऐसे चीप मटेरियल यूज कर लिया और हम लोग ने उसे हाई टेम्परेचर पे रख दिया तो वो तो मेल्ट हो जाएगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या ही निकलेंगे। तो हमें एक स्पेशल मटेरियल यहाँ पे यूज करना पड़ता है, लाइक सेमी कंडक्टर का सिलिकॉन या एन टाइप या पी टाइप, तो जिसके थ्रू हम लोग उसे हीटअप करें और हमें इलेक्ट्रॉन भी मिले और वो डैमेज भी ना हो। तो मटेरियल हमारी लिमिटेड है इसमें। हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, इसमें हमारी हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है जो कि ज़्यादा जल्दी अवेलेबल नहीं रहता है, हर जगह हाई टेम्परेचर हमें नहीं मिलता। एफिशिएंसी कांस्टेंट, एफिशिएंसी इज इम्पैक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन एमिशन लॉसेस एंड टेम्परेचर डिफरेंस। ऑफ कोर्स ये बात है, एफिशिएंसी हमारी इस पर डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे इंजेक्ट हो रहे हैं या फिर एमिट हो रहे हैं वाइल हीटिंग दी मटेरियल, और या हमारे उसमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। तो एप्लीकेशन अब क्या होती है इसकी? स्पेस प्रॉब्स, जो भी हमारे स्पेस में टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं, स्पेस क्राफ्ट, उसमें हमारे ये चीज़ यूज की जाती है। न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर ऑफ कोर्स ये बात है उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, तो न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। वेस्ट हीट रिकवरी, जो भी हमारी वेस्ट हीट होती है वो भी हम लोग इसी में अप्लाई करते हैं, जो प्लेट को हॉट करने के लिए। हाई टेम्परेचर सिस्टम, जो भी हमारा जहाँ पे भी जो भी सिस्टम हमारे ऐसे हैं यूज इन टर्बाइन्स इंजन्स जिसमें हाई टेम्परेचर लगता है, वहाँ पे ये यूज किए जाते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होता है? विंड एनर्जी हमारी एक प्रोसेस होती है कन्वर्टिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, मतलब जो भी हमारी हवा बह रही है उसमें, हवा बह रही है तो ऑफकोर्स ये बात है वो काइनेटिक एनर्जी अपने अंदर लेके चल रही है, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग विंड टर्बाइंस। जो भी हमारी टर्बाइंस आते हैं उसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब हमारा वो है सोर्सेस ऑफ विंड एनर्जी, मतलब हमें कहाँ कहाँ से विंड पावर मिलती है। ऑन ऑन शोर विंड्स, ऑन शोर विंड्स क्या होते हैं? विंड्स अकरिंग इन लैंड, जो भी हमारे नॉर्मल लैंड होती हैं, प्लेन सरफेस होते हैं, वहाँ पे जो भी हवा चल रही होती है तो उसे हम लोग ऑन शोर विंड्स बोलते हैं। ऑफशोर विंड, ऑफशोर विंड्स क्या होते हैं? विंड्स ओवर ओशियंस, मीन्स जो हमारे समुद्र होते हैं वहां पे जो भी विंड हमारी चल रही हो उसे हम लोग ऑफ शोर विंड कहते हैं। या फिर इसे शोर का मतलब होता है प्लेन, मतलब प्लेन सरफेस। अगर प्लेन सरफेस सपोर्टेड आप किसी ग्राउंड में है तो वहां पे हवा चल रही है तो उसे हम लोग ऑन शोर विंड्स बोलेंगे। और ऑफ शोर विंड्स, ओशियन में गए, किसी नदी पे गए तो वहां पे जो हमारे विंड चल रही होती है, हवा चल रही होती है, उसे हम लोग ऑफ शोर विंड बोलते हैं। ग्लोबल विंड पैटर्न्स ड्राइवन बाय अर्थ रोटेशन एंड टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब जब हमारी अर्थ रोटेट करती है या फिर टेम्परेचर डिफरेंस आता है वेदर टाइप, तो उसे हम लोग ग्लोबल विंड पैटर्न्स बोलते हैं। लोकल विंड पैटर्न्स, सी ब्रिजेस, विंड मूविंग फ्रॉम ओशियन टू लैंड, जो भी हमारी ओशियन से लैंड तक विंड आती है उसे हम लोग सी ब्रिजेस बोलते हैं। माउंटेन विंड्स, जो हमारे पहाड़ों पे हवा चल रही होती हैं। विंड कॉरिडोर्स, तो ये आप सब लिख सकते हो, ये नॉर्मल चीजें हैं जो ऑलरेडी एक पर्सन को पता होती हैं। अर्थ के बारे में जो भी चीजें होती हैं पता होती है। अब आपको पता है हवा कहाँ कहाँ चलती है, ओशियन में होती हैं, माउंटेन्स में होती हैं। आप जहाँ पे भी हायर उस पे चले जाओगे तो वहां पे तो और हवा होगी, तो वो सब आपको पता है ऑलरेडी। तो विंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब क्या खूबियां हैं जो हम लोग इसे यूज कर रहे हैं। स्पीड, हायर विंड स्पीड्स आर आइडियल फॉर पावर जनरेशन, मतलब कि अगर ऐसी हवा चल रही है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये इनफ है हमारी एक पावर जनरेशन के लिए, पावर को जनरेट करने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी खासी है। डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन होती है। The prevailing wind direction influences turbine placement for maximum efficiency, मतलब जो भी हमारी विंड डायरेक्शंस होती हैं उसे इन्फ्लुएंस करने के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, मतलब हम लोग डायरेक्शन को रोटेट कर सकते हैं और किसी उसमें हम लोग डायरेक्शन को रोटेट नहीं कर सकते। लाइक हम लोग ने सोलर पैनल्स लगा दिए तो अब उसके बार बार थोड़ी ना हम लोग उसे रोटेट करेंगे, वो तो एक बार फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया। विंड, उसमें क्या होता है हमारा जो भी हमारे विंड सिस्टम्स लगे होते हैं, विंड टर्बाइन सिस्टम्स लगे होते हैं विंड एनर्जी को गेन करने के लिए, उसके हम लोग डायरेक्शन मूव ऑन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी, स्टेडी विंड्स आर बेटर,
वेरिएबल विंड्स कैन रिड्यूस एनर्जी कंसिस्टेंसी, मतलब अगर एक सही मात्रा में या फिर बोलते हैं एक कांस्टेंट मात्रा में हमारी अगर हवा चल रही है, लाइक 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो उसी स्पीड से चलती रहे तो इससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी एज कम्पेयर टू अगर हम लोग फॉल एंड डाउन हो रहा है, लाइक कभी 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, कभी 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो उसमें हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है। टर्बुलेंस स्मूथ है, ये हमारी काम कॉम्प्लेक्स नहीं है ज़्यादा। सीजनल वेरिएशन पे हमारी डिपेंड करती है, लाइक अगर हमारा गर्मी का मौसम है तो उसमें हवा कम चलती है, ठंडी का मौसम है तो उसमें हवा ज़्यादा चलती है, तो ये सीजनल वेरिएशन है। साइट सिलेक्शन ऑफ अ विंड एनर्जी, मतलब आप कौन सी साइट, कैसे किस बेसिस पे आपको साइट सेलेक्ट करनी है जिससे हमें विंड एनर्जी मिले। विंड रिसोर्सेस, आप विंड रिसोर्सेस देखो कि कैसे अवेलेबल है, लाइक एयर हो गया, जो भी हमारे टरबाइंस हैं, आइडियल साइट्स हैव कांस्टेंट विंड स्पीड्स, मतलब जो भी हमारी आइडियल साइट्स जो होती हैं, प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे ऐसी प्लेस आपको चूज करनी है जहाँ पे जो एयर की स्पीड है वो हमारी मेंटेन रहे, लाइक 6 से 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हो, कांस्टेंट रहे, ज़्यादा चेंज ना हो। टोपोग्राफी, फ्लैट लैंड, जो भी हमारा जहाँ पे भी हमारा विंड सिस्टम लगेगा वो एक फ्लैट लैंड पे लगना चाहिए, कॉन्स्टल एरिया होना चाहिए, उस पर ज़्यादा ये हिल ऑफ नहीं होना चाहिए, हिल ऑफ मतलब उतार चढ़ाव ना हो, तो उससे हमारी डायरेक्शन थोड़ी चेंज होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉक्सिमिटी टू पावर ग्रिड एंड रोड एक्सेस फॉर टर्बाइन इंस्टॉलेशन, हमारे जो भी हम लोग ग्रिड लगा रहे हैं या फिर टरबाइन लगा रहे हैं वो पावरफुल होने चाहिए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जो भी हमारा ये देखना चाहिए कि सपोज दैट हम लोग कहीं लगा रहे हैं, किसी प्लेस पे लगा रहे हैं, किसी प्लेस पे विंड सिस्टम लगा रहे हैं जिससे हमारी विंड एनर्जी हमें मिलेगी, वो उस एनवायरनमेंट को तो इफेक्ट नहीं कर रहा, पता चल रहा हम लोग ऐसे ग्राउंड में लगा देना है जहाँ पे बच्चे ऑलरेडी खेल रहे होते हैं या फिर उनका कुछ भी, तो वहाँ पे फिर बच्चे नहीं खेल पाएंगे। तो इस चीज को हमें देखना पड़ेगा कि जो भी हमारा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट तो नहीं डाल रहा उस जगह पे जहाँ पे हम लोग लैंड यूज में तो नहीं है। नाउ मोमेंटम थ्योरी इन विंड एनर्जी, हमारी विंड एनर्जी मोमेंटम थ्योरी पे वर्क करती है। मोमेंटम थ्योरी क्या होती है? मोमेंटम थ्योरी इज अ सिंप्लीफाइड अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग द एनर्जी कन्वर्जेशन इन विंड टर्बाइंस। मोमेंटम थ्योरी हमारा एक सिंपल अप्रोच होता है जिसमें हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे विंड टर्बाइंस में एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, मतलब कैसे काइनेटिक एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। इट फोर्सेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा जो कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम होता है उस पे, उसके प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होती है, मतलब इसका प्रिंसिपल होता है कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम, ये चीज याद रखिएगा। एंड एनर्जी टू एक्सप्लेन हाउ विंड टर्बाइंस एक्सट्रैक्ट पावर फ्रॉम द विंड, और ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे टर्बाइन एक्सट्रैक्ट करता है पावर हवा से। विंड हैज मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, mb, वहीं पे यहाँ पे यूज हो रहा है। हैज एज इट पासेस थ्रू द टर्बाइन, जैसे जैसे टर्बाइन से पास होता है इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। एंड इट्स मोमेंटम इज ट्रांसफर टू द ब्लेड, और यही मोमेंटम हमारा ट्रांसफर होता है ब्लेड पे। कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जो कि काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बेसिक एजम्पशन ऑफ मोमेंटम थ्योरी, हमारे कुछ एजम्पशन लिए गए थे मोमेंटम थ्योरी में, जैसे कि द विंड इज क्रिएटेड एज फ्लूइड विद मास एंड मोमेंटम, मतलब जो भी हमारी हवा है उसको एज अ फ्लूइड लेंगे, मतलब लिक्विड टाइप लेंगे, फ्लूइड टाइप लेंगे जिसके पास खुद का मास होता है और मोमेंटम होता है। और जबकि हमें पता है कि एयर जो होती है उसमें कोई भी मास नहीं होता है लेकिन हमें दिखता नहीं है। द विंड स्लो डाउन एज इट पासेस थ्रू द रोटर। दूसरा एजम्पशन ये था कि जो भी हमारी विंड है वो जब हमारी रोटर के पास जाएगी जैसे जैसे वैसे वैसे स्लो होती जाएगी, बट द फ्लो रिमेन्स कंटिन्यूअस, लेकिन जो उसका भाव है वो हमारा रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, मीन्स कंटिन्यूअसली हमारी हवा बहती रहेगी उसमें। द कन्वर्जेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिसके थ्रू हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इज गवर्न बाय द चेंज इन द विंड वेलोसिटी एंड मोमेंटम, मीन्स विंड की एनर्जी में जो भी वेलोसिटी है और मोमेंटम है उसमें जो चेंज आ रहा है उसके थ्रू हमारा काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल
काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बिट्स लिमिट्स, अब बिट्स लिमिट्स क्या होता है? बिट्स लिमिट्स इज अ क्रिटिकल रिजल्ट ड्राइव्ड फ्रॉम द मोमेंटम थ्योरी। ये हमारे क्रिटिकल रिजल्ट हैं जो ऑलरेडी मोमेंटम थ्योरी के द्वारा ड्राइव करे गए हैं, बनाए गए, विच स्टेट्स दैट नो विंड टरबाइन कैन कैप्चर मोर देन 59.3% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब बिट्स लिमिट्स हमारी मोमेंटम थ्योरी के थ्रू ड्राइव की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी विंड टरबाइन 59.3% से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कैप्चर नहीं कर सकती। दिस इज द थियोरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ विंड टरबाइन। ये हमारी थियोरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी है विंड टरबाइन की, मतलब कि कितनी ज़्यादा हमारी एनर्जी स्टोर हो सकती है। एट दिस पॉइंट विंड एनर्जी स्लो डाउन enough to transfer maximum energy but not too much that it would stop flowing थ्रू द टरबाइन। इस पॉइंट पे जो विंड हमारी एनर्जी होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, कि इतनी स्लो डाउन हो जाती है कि हम लोग मैक्सिमम एनर्जी गेन कर सकते हैं, बट नॉट टू मच दैट, लेकिन इतनी भी ज़्यादा स्लो डाउन नहीं होती कि उसका फ्लो ही रुक जाए। फैक्टर्स अफेक्टिंग, अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं विंड की पावर परफॉर्मेंस, मतलब जो भी हमारी विंड पावर हमें मिल रही है उसकी परफॉर्मेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, मतलब कैसे हमें ज़्यादा मिलेगी। पहली बात तो विंड की स्पीड, ऑफ कोर्स ही बात है, जो अगर हवा की स्पीड हमारी ज़्यादा होगी तो हमें ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। टरबाइन डिज़ाइन, हमारे टरबाइन का डिज़ाइन क्या है, लाइक ब्लेड साइज, क्योंकि टरबाइन के डिज़ाइन पे भी बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। अगर टरबाइन का डिज़ाइन हमारा अच्छा नहीं है तो हमारी वो अच्छे से रोटेट नहीं करेगी, जिसके थ्रू हमारी जो भी काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो वेस्ट हो जाएगी। विंड कंसिस्टेंसी, विंड हमारी कंटिन्यूअस वे में आनी चाहिए, मतलब स्टेडी रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। ये नहीं कि आज हवा चल रही है तो आज हमें ज़्यादा मिल रही है और कल चल ही नहीं रही, तो एक कांस्टेंट वे में हमारी विंड फ्लो होनी चाहिए। लोकेशन बहुत मैटर करती है, ऑफ कोर्स की बात है। अगर आप अच्छी लोकेशन जहाँ पे स्टेडी स्टेट में विंड चलती है, एयर चलती है, जहाँ पे एयर का फ्लो हमारा कांस्टेंट रहता है, ना ही ज़्यादा चेंज होता है ना ही ज़्यादा स्लो होता है, तो ये ज़्यादा मैटर करता है लोकेशन, तभी आप वहाँ पे विंड सिस्टम अपना लगाएंगे। कैपेसिटी फैक्टर, कि उसकी कितनी कैपेसिटी है एनर्जी को स्टोर करने की, काइनेटिक एनर्जी को मेंटेन करने की। मेंटेनेंस, आप रेगुलर आपकी, मतलब कि इसमें मेंटेनेंस भी फैक्टर है। अगर आपने सपोज दैट अपना सिस्टम लगा दिया जिससे विंड एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है, अब आप उसे देख ही नहीं रहो, उसके ब्लेड हमें टाइम टू टाइम चेंज करने होंगे, जनरेटर को देखना पड़ेगा, जनरेटर में ऑयलिंग करनी पड़ेगी ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मिले और अच्छे से मिले। अब विंड मिल क्या होता है? विंड मिल होता है, विंड मिल हमारी एक डिवाइस होती है, आपने ये ऐसे चक्रा टाइप देखा होगा, तो ये हमारी एक डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम लोग काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ट्रेडिशनली विंड मिल्स आर यूज्ड फॉर टास्क लाइक पंपिंग वाटर। ये विंड मिल्स हमारे किस लिए यूज होते हैं आपको पता होगा, जैसे हमें पंप करना है वाटर को, मीन्स अंडरग्राउंड से वाटर को हमें इंजेक्ट करना है, तो उसके लिए यूज़ होते हैं। ग्राइंडिंग ग्रेन के लिए यूज़ होते हैं, ड्रेनिंग लैंड के लिए यूज़ होते हैं। दे आर ऑफन एसोसिएटेड विद, जहाँ पे भी वो जो हमारे खेत होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा इस टाइप का। आपने देखा होगा, मे बी शायद पिक्चर में देखा हो या फिर वैसे रियलिटी में भी देखा हो, तो ऐसे इस टाइप के होते हैं। ये स्ट्रक्चर आप बना के आएगा, ये शॉर्ट वाला हमारा जो बना हुआ है, तो अभी मैं बताती हूँ इसमें। associated with the wind energy generation, the modern version used for जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने बताया इसका जो मॉडर्न वर्जन है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होता है, जैसे हम लोग विंड टरबाइन भी बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ विंड मिल, ब्लेड्स, रोटर, मीन्स हमें विंड मिल को बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान लगेगा, लाइक कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, जैसे कि ब्लेड, ये जो हमारा ब्लेड लगा हुआ है, रोटर जो हमारा रोटेट करेगा, ये जो हमारे ब्लेड्स लगे हैं इन्हें रोटेट करेगा। शाफ्ट हमारा टरबाइन को रोटेट करने के लिए लगता है। टॉवर, ये जो हमारा टॉवर बना हुआ है ये हमारा लगेगा। ड्राइव मैकेनिज्म, जो भी हमारा मैकेनिज्म, दिस शाफ्ट ड्राइव द मैकेनिकल सिस्टम वेदर फॉर रेनिंग, मतलब हमारी टेक्निक लगेंगी जिसके थ्रू हमारा ये जो भी हमारा है वो वर्क करेगा। एक जनरेटर लगेगा जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। अब इसकी वर्किंग देते हैं।
विंड मिल ब्लेड्स कैप्चर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड। अब हवा होगी, वो हवा इससे टकराएगी, ये जो हमारे ब्लेड लगे हुए हैं इससे टकराएगी और ये हमारे रोटेट करेंगे, जिसके थ्रू काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर कैप्चर हो जाएगी। द रोटेटिंग ब्लेड्स टर्न अ शाफ्ट। अब इसी के अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है आपको, इसके अंदर हमारा एक शाफ्ट लगा होता है विच इज कनेक्टेड टू द मैकेनिकल सिस्टम, जो कि मैकेनिकल सिस्टम से कनेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल पंप हो गया या फिर माइल स्टोन हो गया या जनरेटर हो गया, तो ये काइनेटिक एनर्जी उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग शाफ्ट इज कन्वर्टिंग इनटू यूजफुल वर्क। जो भी मैकेनिकल एनर्जी शाफ्ट में स्टोर होती है, शाफ्ट को रोटेट करने के लिए यूज होती है, वो हमारी एक यूजफुल वर्क के लिए यूज की जाती है। तो ये हमारी वर्किंग हो गई। आप ये डायग्राम एक बार बना के देख लीजिएगा, और बाकी ये सब लिखा हुआ है कि क्या है ये नोट्स मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दूंगी, एक बार देख लीजिएगा। तो एडवांटेज हमारे क्या होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस ये हमारी रिन्यूएबल है, इसे हम लोग अगेन यूज कर सकते हैं, क्योंकि विंड कभी खत्म नहीं होने हैं। विंड इज अबंडेंट मतलब अनलिमिटेड, इन एग्जॉस्टेबल एग्जॉस्ट नहीं हो सकती। इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ऑफ कोर्स ये बात है, इसमें एनवायरमेंट में कोई भी लॉस ज़्यादा नहीं हो रहा। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इसमें हमारी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो हमारी कम लगती है, मीन्स इसे ऑपरेट करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। एनर्जी इंडिपेंडेंस, एनर्जी विंड मिल्स कैन प्रोवाइड लोकल एनर्जी जनरेशन रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल, मतलब फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड हुए बगैर ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है, जो कि आगे बहुत काम आती है। वर्सेटाइल एप्लीकेशन यूज फॉर पंपिंग वाटर, मीन्स जिन्हें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और जिन्हें कम इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है वो भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इंटर